अन्या अपनी पूजा में लीन थी और कोई उस पर चोरी छुपे नजर रखा हुआ था। अन्या सारी बातों से बेखबर अपनी पूजा संपन्न कर मंदिर में जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो अन्या को रियलाइज होता है कि अपना पर्स कार में ही भूल गई है। वो जल्दी से इधर उधर देखती हैं तो सीढ़ियों के पास वही बॉडीगार्ड पर अन्या की नज़र जाती है। अन्या जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है, सुनो, तुम कार से मेरा पर्स ले आओ, मुझे दक्षिणा देनी है। अन्या की बात सुनो बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, बड़े साहब के सख्त ऑर्डर हैं। उनकी बात सुन अन्या उसे समझाते हुए कहती है, देखो बस 2 मिनट की तो बात है और जब तक मैं दक्षिणा नहीं दे देती मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अन्या की बात सुनो बॉडीगार्ड को सोचते हुए कहता है, ठीक है मैम, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो ले आएगा आपका बैग। अन्या उसकी बात सुन सहमति में अपना सिर हिला देती है। वो बॉडीगार्ड ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अन्या खड़े खड़े उस बॉडीगार्ड को देख रही थी। अब उससे अंदर ही अंदर कुछ झुंझलाहट होने लगी, क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी थी और अब तो उससे काफ़ी थकावट होने लगी थी। वो अपनी झुंझलाहट में आगे बढ़ उस बॉडीगार्ड पे कुछ तेज आवाज़ में कहती है, देखो, इससे अच्छा होता कि तुम खुद जाकर ले आओ, काफ़ी देर हो रही है, हमें घर भी पहुंचना है, शाम तक तुम ऐसे करोगे तो हम यहीं अटके रहेंगे। अन्या की बात सुनो बॉडीगार्ड कुछ कह नहीं पाया, इसलिए वो भी अन्या की बात मानते हुए जल्दी से चला गया। अन्या उस बॉडीगार्ड के जाने के बाद एक ठंडी आह भरते हुए कुछ साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे जाती है। ये उसका पहला व्रत था, इसीलिए उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। अन्या उस बॉडीगार्ड का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पास से गुजरती एक महिला का गले का हार गिर गया, जिसे देख अन्या तुरंत उसे उठाकर उस महिला को आवाज़ देती है, लेकिन वो महिला नहीं रुकती। अन्या उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे जाती है, मगर वो महिला बिना रुके मंदिर के ऐसे छोर पर आ जाती है जहाँ कोई नहीं था। अन्या तेज आवाज़ में उस महिला को जैसे ही आवाज़ देती है कि कोई पीछे से आकर अन्या के मुंह पर रुमाल बांध देता है, जिससे अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और पल भर में वो बेहोश हो जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी अन्या को पकड़ एक नज़र उसके चेहरे को देखता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। वो सामने वाली औरत को देख अपने पॉकेट से एक नोटों की गड्डी निकाल उसकी तरफ फेंकता है। वो औरत भी लालच भरी निगाह से उस नोट के बंडल को कैच कर उस आदमी को सलाम कर वहाँ से निकल जाती है। वो आदमी अन्या को देख उसके चेहरे को काफ़ी ललचाई नज़रों से छूते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी रानी, मुझे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? एक बार जो त्यागी की नज़र में भा जाए वो उसका ही हो जाए। इतना बोल वो काफ़ी कुटिलता से हंसते हुए अन्या को अपने कंधे पर उठा लेता है और पीछे के रास्ते से होते हुए मंदिर से निकल जाता है। उसके पीछे उसके आदमी भी आ जाते हैं और सावधानी से वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। विनय अन्या को अपनी वैन में अच्छे से लेटाकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से पल भर में निकल जाता है। वही जब बॉडीगार्ड वापस अन्या का पर्स लेकर आता है तो अन्या को न देख काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो चारों तरफ अन्या को ढूंढता है, लेकिन अन्या उससे कहीं नहीं मिलती। आसपास लोगों से पूछने पर भी उससे अन्या के बारे में कुछ नहीं पता चलता, जिससे अब उसकी घबराहट डर में बदलने लगती है। उसके सामने बस अपने बॉस का वही खतरनाक चेहरा आ जाता था। वो अच्छे से जानता था कि अन्या के लिए रुद्र काफ़ी केयरिंग है, क्योंकि जब अन्या का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बॉस की दुनिया ही मानो रुक गई थी। अब तो उसकी लापरवाही से अन्या कहीं ये सारी बातें सोच सोच कर उस बॉडीगार्ड के सिर पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो किसी को कॉल कर वापस से अन्या को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है। कुछ ही घंटों के बाद अन्या, जो कि बेहोश थी, उसे हल्का हल्का होश आने लगता है। वो अपने सिर को पकड़ उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ पैर किसी चीज़ से बंधे हैं, जिस अय्याज से वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। सबसे पहले उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है और एक तेज़ रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती है। ये रोशनी उससे सिर के ऊपर लगे एक बल्ब से आ रही थी।
अन्या ने अनजान जगह देख झट से अपने आसपास नजरें घुमाती है तो वहाँ सिर्फ खाली पड़े बड़े बड़े कार्टून के बॉक्स पड़े थे और वो एक छोटे से खाट पर लेटी हुई थी। ये देख अन्या को ज़्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। लेकिन कौन है ये सवाल आते ही अन्या के जहन में सिर्फ एक ही राक्षस का नाम आ रहा था और वो साथ ही उससे जुड़ी हैवानियत भी। ये सब सोच सोच अन्या डर से कांपने लगी क्योंकि अपने आने वाले पल के लिए उससे अब काफ़ी घबराहट होने लगी। उसके जहन में अब बार बार सिर्फ रुद्र का चेहरा आ रहा था। दिल में बस एक ही आह थी, अगर आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो रुद्र से क्या खुद के नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रह पाएगी। अतीत के इस घाव भरे जरूर थे लेकिन निशान अब ताज़ा थे। अन्या को अब अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था क्योंकि जब भी उसे लगता कि खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं तभी खुशियाँ उससे रूठ कर बैठ जाती हैं। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये था कि रुद्र उसके पास आ जाए। वो अपनी नज़र आसपास घुमाकर देखती है तो उसे सिवाय दरवाज़ा और कटान के कुछ नहीं दिखता। वो एक गोदाम जैसी जगह थी जहाँ उसकी उम्मीद की एक ही किरण नहीं थी। अन्या खुद की किस्मत से लड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अन्या सहम जाती है। दरवाज़ा खुलते ही दो लड़खड़ाते कदम अंदर आते हैं और दरवाज़ा वापस बंद कर देता है और अपनी कुटिलता भरी मुस्कान अन्या के ऊपर ढलते हुए वो उसके पास आता है। अन्या जो उस आदमी की एक झलक देख ही पहचान जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये वही राक्षस है जिससे बचने के लिए उसकी माँ बात कर रही थी, विनय त्यागी। इसके इलाके का सड़क चाप डॉन, लोगों को मारना, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती और बजामांजी करना, साथ ही सारे लीगल कामों को अंजाम देना, यही था इसका धंधा। उसकी नज़र ऐसी कि किसी लड़की पर पड़ जाए उसकी इज्जत तार तार हो जाए। 1 साल पहले विनय त्यागी की अन्या पर नज़र पड़ी और उसे पाने की लालसा उसके अंदर जाग गई। मानो वो उसके लिए बावला हो गया और शादी करने की ख्वाहिश जगाई। और जब केवेंद्र जी ने इसका विरोध किया तो वो उन पर बंदूक तानकर अन्या से ज़बरदस्ती सगाई कर ली और साथ ही 1 महीने के बाद उससे शादी करने का इरादा रखा। उसने तो अन्या के साथ केवेंद्र जी और सारिका जी का भी जीना दुश्वार कर दिया था। वक्त बेवक्त आकर अपनी गंदी नज़र अन्या पर डाल पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया था। इलाके की पुलिस तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और साथ ही केवेंद्र जी को उनके बेटे को मारने की भी धमकी दी। अन्या के अचानक गायब होने की वजह से वो जैसे बावला हो गया। उसने केवेंद्र जी और सारिका जी को काफ़ी टॉर्चर किया लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की खुशी और सलामती के लिए चुप रहे। उसने उन काफ़ी पता करने की कोशिश की लेकिन अन्या की उन्हें कुछ खबर नहीं थी, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं मिल पाई। लेकिन अचानक ही उसके पास एक मैसेज आने से उसने झट से अन्या को ढूंढना शुरू किया। पहले तो अन्या उसकी मोहब्बत और जुनून थी लेकिन अब उसकी जिद बन चुकी थी। उससे जानकर ये काफ़ी गुस्सा आया कि अन्या ने शादी कर ली, जिसके बाद वो बदला लेने पर अब अन्या से आतुर हो चुका था। काफ़ी दिनों से अन्या पर नज़र रखते हुए आज उससे वो मौका मिल ही गया। वो अपनी कुटिलता भरी नज़र अन्या पर डाल एक हवस भरी आवाज़ में कहता है, कैसी हो मेरी रानी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? इतना बोल वो अन्या की तरफ झुकने लगा तो अन्या डर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख विनय के चेहरे पर काफ़ी कुटिलता भरी मुस्कान छा गई। आखिर वो यही तो चाहता था। अन्या की आंखों में खुद के लिए खौफ। विनय अन्या के करीब बढ़ते हुए काफ़ी गंदी नज़र से उसे देखता। उसकी नज़र ऐसी थी कि अन्या खुद के वजूद के बारे में सोच अंदर तक कांप गई। अन्या के चेहरे और आंखों में खुद के लिए खौफ देख उसे काफ़ी मजा आ रहा था। वो अन्या से दूर होते हुए उसके खाट के नीचे ज़मीन पर बैठ उसे देखते हुए शराब के घूंट लिए कहता है, तुम्हें पता है रानी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैंने न जाने कितनों को रास्ते से हटा डाला। तुम मुझे तो जानती ही हैं कि आज तक जिस लड़की पर इस त्यागी की नज़र पड़ी तो वो उस त्यागी के बिस्तर की शोभा बनी, लेकिन तुझ पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे दिल में कुछ हुआ और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि तू मेरे बिस्तर के साथ साथ मेरे घर
कि मेरे दिल में मेरे अंग अंग की रानी बनेगी। फिर सब ठीक चल रहा था, हमने सगाई भी कर ली, लेकिन तूने मुझे धोखा देकर शादी कर ली और साथ ही बिन बताए गायब हो गई। तुझे क्या लगा त्यागी अपनी रानी ऐसे ही जाने देगा? अन्या जो उसके गुस्से और जुनून को देख डर से कांप रही थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी हालत तो ऐसी भी नहीं थी कि वो त्यागी से अपनी जान के गुहार लगा सके। वहीं त्यागी की नज़र अन्या के मंगलसूत्र पर पड़ी। वो अपनी एक उंगली आगे कर उस मंगलसूत्र को पकड़कर देखते हुए काफ़ी गुस्से में कहता है, जिस गले में मेरे नाम का ये फंदा होना चाहिए था, वहाँ तूने किसी और का। ये तूने ठीक नहीं किया मेरी रानी। इतना बोल वो झटके से अन्या का मंगलसूत्र छोड़ उठाता है और अपने शर्ट के बटन एक एक करके धीरे धीरे खोलते हुए काफ़ी कुटिलता मुस्कान के साथ कहता है, शादी ना सही, लेकिन आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर तू इस त्यागी का नाम अपने बदन से आती खुशबू से कभी मिटा नहीं पाएगी। इतना बोल त्यागी ने अपना शर्ट खोल कहीं दूर फेंक दिया। अन्या उसकी हरकत देख काफ़ी डर रही थी। अन्या को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। तभी अन्या की पाँव की रस्सियाँ ढीली पड़ जाती हैं, जिससे वो कब से झटपटाते हुए खोलने की कोशिश कर रही थी। अन्या खुद को ठीक से आज़ाद कर पाती उससे पहले ही त्यागी उसके ऊपर खुद पड़ा, लेकिन अन्या झट से नीचे उतर जाती है और उड़ते हुए भागने लगती है। तभी त्यागी उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और काफ़ी गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, बचकर कहाँ जाओगी रानी, आज तुझे मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता, तो ये कोशिश करना बेफजूल है। इतना बोल वो जैसे अन्या का पल्लू खींचता है कि अन्या उसके पास आते ही जोर से उसके नाक पर अपने बंधे हाथ से वार करती है, जिससे त्यागी की नाक से खून आने लगता है और असहनीय दर्द होता है। वो दर्द से चीख पड़ता है। अन्या यह अच्छा मौका देख बाहर भागती है, लेकिन दरवाजे पर चिटकने लगी थी। ये देख अन्या अपने दोनों बंधे हाथ से उसे खोलने की काफ़ी कोशिश करती है। दरवाज़ा अन्या के पहुंच से ऊपर था, जिससे वो खोलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे से त्यागी गुस्से में अन्या के पास आता है और उसका बाल पकड़ अन्या को ज़बरदस्ती वापस खाट पर पटक देता है। त्यागी गुस्से में अन्या का जबड़ा पकड़ उसकी आंखों में आंखें डालता है, जिसमें डर के साथ त्यागी ने विनती थी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में भरकर कहता है, काफ़ी हिम्मत आ गई है, आज मैं ये तेरी हिम्मत अपने पैरों तले कुचलूँगा। इतना बोल अपना दूसरा हाथ अन्या के कंधे पर रख धीरे धीरे उसे छूता है। उसकी टच से अन्या को काफ़ी घिन सी मच रही थी। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही त्यागी अन्या के ब्लाउज़ का बाजू एक झटके में फाड़ देता है। ये देख अन्या खुद में सिमटकर खुद को छुपाने लगती हैं। त्यागी अन्या से दूर होकर अपने पैंट की बेल्ट खोल अन्या को दिखाते हुए कहता है, इसे देख रही है, ये है फालतू घोड़ी को लगाम में रखने का यंत्र। वैसे तो आज तक ये काफियों पर चली है, लेकिन जो सुकून आज तेरे पे आएगा वो मुझे आज तक नहीं आया। अन्या डर से पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी और साथ ही उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन भगवान से खुद की ज़िंदगी के लिए भीख मांग रही थी। वो ये सब सोच निराश से अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने आने वाले पल के लिए खुद को अंदर ही अंदर जैसे हिम्मत बटोरती हैं। त्यागी बेल्ट को उठाकर अन्या पर वार करता है। अन्या पहले ही वार में खाट से नीचे गिर जाती है। उसके गोरे शरीर पर लाल निशान आ जाते हैं, लेकिन अन्या के मुंह से आ तक नहीं निकलती सिवाय आंसू के। उसके जहन में इस वक्त अपने पापा का चेहरा आता है। बचपन से लेकर आज तक उसकी ढाल बने थे और उससे इस जैसे राक्षस से हर वक्त महफूज रखा करते थे। वो अपने मन में ही कहती हैं, पापा। ये कहते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन तभी उसके जहन से अपने पापा की तस्वीर धुंधली पड़ते हुए एक नए चेहरे ने उसकी जगह ले ली। अन्या उस चेहरे को देख मन ही मन में एक हाँ भरते हुए कहती है, रुद्र। त्यागी जो अन्या को दूसरी बार मारने के लिए बेल्ट उठाते हुए कहता है, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। लेकिन तभी बेल्ट हवा में ही जैसे उसके पीछे अटक जाता है, जिससे देख पहले तो त्यागी जोर लगाता है और न आने पर
उसका गुस्से बढ़ने लगता है। वो लगभग अपने दांत पीसते हुए जैसे पलटने को होता है, कोई एक झटके में त्यागी की बेल्ट छीन उससे ही उठाता है, जमीन पर पटक देता है, जिससे वो दर्द से करारते हुए गुस्से में चीखता है, आहा, कौन है बे जो त्यागी के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है। फिर सिर उठाकर अपने सामने देखता है तो उसके शब्द उसके मुंह में एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप। अन्या, जो त्यागी के अचानक गिरने की आवाज़ सुन अपनी धुंधली आंखों को अच्छे से साफ कर सामने देखती है, तो उसे अपने आंखों पर जैसे यकीन सा नहीं होता, क्योंकि सामने और कोई नहीं, रुद्र था, जो अपनी आंखों में त्यागी की मौत बनकर उसे जिंदा जलाने के लिए आग लिए खड़ा था। उसके जहन में बस यही था कि रुद्र यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो लंदन में है, और अगर वो यहाँ आया भी है तो वो उसे बचाने यहाँ कैसे। अन्या के मन में सवाल तो काफ़ी थे, लेकिन जवाब में बस सिर्फ खुशी थी। रुद्र को अपने पास देख उसकी आंखों में जो कुछ पल पहले डर, वो रुद्र के आने भर से ही एक हिम्मत में बदल गया। वो जल्द से जल्द रुद्र के सीने से लगना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर जैसे जान ही नहीं लग रही थी। वो रुद्र को आवाज़ तक नहीं दे पाई। उसका मुंह और हाथ अब तक बंधा हुआ था। वो जमीन के सहारे से रखते हुए उसके करीब बढ़ने को हुई कि रुद्र तो, जो इस वक्त त्यागी को घूर रहा था, उसकी नज़र अन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ी, जिसे देख वो तड़प उठा। वो सबसे पहले अन्या के पास जाता है और घुटनों के बल बैठ उसे अपने सीने से लगा लेता है। अन्या को भी रुद्र के सीने से लगने से मानो जन्मों का सुकून मिल रहा है। रुद्र की पकड़ पल भर में अन्या के ऊपर कसती जा रही थी। इस वक्त उसके अंदर गुस्से के साथ साथ अन्या के लिए दर्द भी था। वो उसके सिर पर किस कर उसे ऐसे ही गले लगाए रखता है और अन्या भी रुद्र से बिल्कुल चिपक जाती है। ये सब देख त्यागी का खून खोल रहा था, मानो वो रुद्र के प्रेजेंस से काफ़ी डर गया था, लेकिन वो अपने आप को कहीं से भी कम नहीं आंकता था। रुद्र तुरंत अन्या की तरफ मुड़ उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसके मुंह पर बंधे कपड़े से उसे आज़ाद करते हुए उसके हाथों को भी खोलता है। फिर उसके पूरे शरीर को चेक करते हुए उसे गले को थाम प्यार और फिक्र से मिले जुले लहजे में पूछता है, तुम ठीक हो वाइफी। रुद्र का ऐसा पूछना अन्या के सब्र का टूट जाना। वो झट से आगे बढ़ रुद्र को कसकर गले लगाकर सिसकने लगती है। रुद्र को भी अन्या की हालत देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका रह रहकर अन्या के आंसू से दिल बैठा जा रहा था। आखिर उसके होते हुए कैसे कोई उसकी वाइफ को छूने की हिम्मत कर सकता है। रुद्र के सिर को सहलाते उसे शांत करवा ही रहा था कि उन दोनों के कानों में त्यागी की घटी आवाज़ सुनाई पड़ी। वो बार बार जियान को उसे छोड़ने को कह रहा था और साथ ही अन्या को भुला बुरा कहते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, तुम सब जानते नहीं कि त्यागी क्या चीज़ है। छोड़ो मुझे, तू यानी जिस बाहों की आड़ में खुद को महफूज समझ रही है, वो तुझे अब बचा नहीं सकता। तो मेरी है मेरी, सुनना, तूने मेरी इस त्यागी की जुनून, इसके बिस्तर की गर्मी। त्यागी की बात सुन अन्या की पकड़ रुद्र पर कसती जाती है और वही रुद्र का खून खोल उठ जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ने को होता है, लेकिन अन्या की पकड़ खुद पर होने की वजह से वो रुक जाता है। रुद्र जियान को इशारा करता है। जियान त्यागी को झट से दूसरे कोने में फेंक देता है और खुद आगे बढ़ उसके मुंह पर अपने लातों और घूसों की बारिश शुरू कर देता है। जियान का एक ही बार से त्यागी ढाल हो गया था। उसके मुंह के एक एक दांत झट झट कर बाहर आ गए और साथ ही उसके मुंह से खून से भरा सा हो गया और साथ ही उसका गला चोक हो गया, जिसके बाद शायद ही अब वो एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने गया। अन्या बेहोशी की कगार पर आ गई थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची। रुद्र अन्या की हालत को देख बिना वक्त गवाए अन्या को ठीक से खड़ा करता है और झट से उसे बाहों में उठा लेता है। अन्या भी रुद्र को सीने में अपना सिर छुपा लेती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अन्या को ले जाते जाते जियान को कुछ इशारा करता है, जिससे फॉलो कर जियान अपने आदमियों को कुछ कहकर रुद्र के साथ वहां से निकल जाता है। जियान कार का दरवाज़ा खोलता है, फिर रुद्र अन्या को ठीक से कार में लिटा देता है और बाहर खड़े जियान के साथ उस गोदाम को देखता है, जो अब सिर्फ आग की लपटों के बीच थी। वहाँ एक साथ काफ़ी सारी चीखें सुनाई दे रही थी और साथ ही उन चीखों में त्यागी भी था, जो अपनी जान की भीख मांग रहा था।
जो कि अब आग के लपटों में जल रहा था। रुद्र ने त्यागी और उसके साथियों को उसी गोदाम में जिंदा जला देना फरमान सुनाया था। ऐसी मौत की सज़ा रुद्र के लिए आम थी, लेकिन उसके पीछे का मकसद आम नहीं था। वो त्यागी को इतना तड़पा भरी मौत देना चाहता था कि उसे अगले जन्म लेने में भी उसकी रूह तक कांप जाए। जिस नीयत, आँखों और हाथों से उसने उसकी पत्नी को छूने या तकलीफ देने की जुर्रत की, वह अब इस दुनिया में जीने की जुर्रत ना करेगी कभी। रुद्र जल्दी से अंदर बैठ अन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। कार घर के लिए निकल जाती है। रुद्र की नज़र बार बार अन्या के दर्द के साथ डर से भरे लहजे पर जा रही थी। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके लौटने पर उसे अन्या को ऐसे देखना पड़ेगा। उसने तो आज न जाने क्या क्या सोच रखा था अन्या से मिलने के बारे में। वो तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए लौटा था और बदले में उसे ही एक बड़ा शौक मिल गया। रुद्र अन्या को अपनी बाहों में भर उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिससे एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से गिर अन्या के गालों पर गिर जाता है। उसके जहन में बस यही डर था कि अगर वो वक्त पर न आता तो अन्या के साथ और कितना बुरा हो सकता था। और बस ऐसे ही सोच में वो डूब गया। कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक। रुद्र की फ़्लाइट अभी कुछ देर पहले ही लैंड हुई थी। वो जियान के साथ एयरपोर्ट से निकल रहा था। रुद्र अब जल्द से जल्द घर जाकर अन्या का खिला हुआ चेहरा देखने को बेताब था। कल रात हुई उनकी बातचीत रुद्र को बेसब्र कर रही थी। उसे अन्या की वो खुशी देखनी थी जिसके लिए उसने इस लंबी दूरी तय की थी। रुद्र कार में बैठ जाता है और कार अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। जियान, जो अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, तभी उसे एक इमरजेंसी टोन सुनाई देती है। उस मैसेज को पढ़ जियान एक पल के लिए शॉक रह जाता है। उसका दिमाग जैसे एक पल मानो काम करना बंद कर दिया। उसके चेहरे और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई। वो बार बार उस मैसेज को रीड कर रहा था। जियान तुरंत ड्राइवर को कार मोड़ने के लिए कहीं जाने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी कर जियान से कहता है, जियान, हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जियान, जिसने रुद्र से कुछ ऐसे ही सवाल की उम्मीद की थी, वो खुद को अंदर से हिम्मत देते हुए उसकी तरफ मुड़ काफ़ी हिचकते हुए कहता है, सर, हमें कहीं और जाना होगा। वो जियान के बोलने पर एक हिचक और साथ ही उसके चेहरे के बदले हुए रंग देख रुद्र शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, बात क्या है जियान, साफ साफ बोलो। जियान, जो अपने आने वाले मुंह के शब्द से रुद्र के रिएक्शन से वाकिफ था और साथ ही उसके रुद्र का रूप से वो ये आने वाले तूफान को अच्छे से जानता था, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को ये बात कैसे बताए। वो कुछ सोचते हुए कहता है, बॉस, आज मैम अपनी पूजा के लिए शहर से बाहर कुलदेवी की मंदिर गई थी और उनके साथ हमारा एक बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी गया था। जियान को इतना सोचते हुए बोल रुद्र का सब्र मानो ख़त्म हो गया। वो गुस्से में गरजते हुए कहता है, जियान, बात क्या है? जियान अपने एक घूंट पीकर सीधा कहता है, बॉस, मैम कहीं मिल नहीं रही है। हमारे बॉडीगार्ड मैम के कहने पर उन्हें 2 पल मंदिर में छोड़ा, लेकिन जब वो वापस आया तो मैम उससे कहीं नहीं मिली। उसने पूरे मंदिर के कोने कोने को छान मारा और साथ ही आसपास के एरिया भी, पर मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है। बॉस, मुझे लगता है कि मैम किडनैप हो गई हैं। हमारे आदमी उस जगह की जांच कर रहे हैं और साथ ही मैंने पूरे शहर में मैम को खोजने के लिए अपने आदमियों को अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है मैम के बारे में। वो अपने गुस्से से लाल आंखें जियान के ऊपर डालते हुए गुस्से में कहता है, कॉल 3D स्क्वाड, आई वांट हर लोकेशन इन हाफ एन आवर। इतना बोल रुद्र ड्राइवर को कहीं जाने का इंस्ट्रक्शन देता है। जियान भी रुद्र के कहे जाने वाले ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने काम में लग जाता है। 3D स्क्वाड कहने को ये 3 है, लेकिन इनके अंदर काम करने वाले इंसान एक देश की आर्मी के समान हैं, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट, इंटेलिजेंस, जहां दुनिया भर का डिजिटल से जुड़ा हर काम होता है। दूसरा, आर्म फोर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले एक एक इंसान 50 से 100 के बराबर है। और लास्ट, वेपन, यहाँ दुनिया भर की वेपन तैयार होता है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन होते हैं।
केमिकली, फिजिकली और साथ ही इमोशनली। इमोशनली का मतलब ये किसी भी इंसान के इमोशन को एक वेपन बना सकते हैं। इन सब का राइट हैंड रुद्र है। ये स्क्वायर रुद्र के सारे पे चलता है। इसके बारे में सिर्फ रुद्र और जियान को खबर है, क्योंकि जब रुद्र ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा तब उसने ऐसी टीम बनाने की सोची जिसका कोई मुकाबला ना हो। ऐसी ही पावर के साथ रुद्र ने सबके सामने अपना वर्सेस खड़ा किया है। उस एक्सपर्ट्स ने तो बस 15 मिनट में ही अन्य की पूरी जानकारी रुद्र के सामने रख दी और साथ ही त्यागी की सारी जन्म कुंडली के साथ रुद्र भी बिना देरी किए 15 मिनट में अन्य के पास जा पहुंचा। उसकी आंखों में तो तब खून उतर आया जब उसने त्यागी के हाथ में बेल्ट और अन्य के शरीर पर उसके निशान देखे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अन्य को ऐसे मिलेगा। ऐसी ही बातें सोचते हुए रुद्र अन्य को लिए घर पहुंच जाता है। कार घर के आगे रुकने पर ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलता है। रुद्र अन्य को अपनी बाहों में हिफाजत से उठाकर कार से निकलकर घर की ओर बढ़ जाता है। घर के बाकी लोगों को भी अन्य के किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका था और साथ ही रुद्र के वापस आने का भी। सब अन्य के लिए काफ़ी चिंता भरे थे। सबकी जान जैसे हलक में अटकी हुई थी। सब हॉल में बैठे अन्य के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। कार रुकने की आवाज़ जैसे ही सबके कानों में गई, सब आस भरी निगाहों से खड़े हो गए। रुद्र अन्य को लिए अपनी बाहों में अंदर आता है। अन्य अब भी बेहोश थी। जब जैसे अन्य को ऐसे बेहोश देख घबराते हुए पास आने को होते हैं कि सबके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर अन्य को एक नज़र देख सब ठीक है, इतना बोल रुद्र बिना देरी किए अन्य को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। रुद्र के शब्दों के आगे किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अभी जितना बाहर से शांत लग रहा था उतना था नहीं, और इस वक्त रुद्र से ज़्यादा अच्छी केयर अन्य की शायद ही कोई कर सके। सब चुपचाप रुद्र और अन्य को जाते हुए देख रहे थे। सबको अन्य को ऐसे देख काफ़ी बुरा लग रहा था। दिग्विजय जी की आंखों में नमी थी और साथ ही रुद्र को देख खुशी भी कि फाइनली उनका नालायक पोता अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदार और अन्य की परवाह करने लगा है। उन्हें रुद्र की आंखों में अन्य के लिए फिक्र देख एक आस सी मिली कि शायद उनका रिश्ता अब अपने आगे कदम के लिए बढ़ चुका है। रुद्र चुपचाप अन्य को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और काफ़ी आराम से बेड पर लेटा देता है। तभी उसकी नज़र अन्य के आंसुओं से सूखे चेहरे और साथ ही उसकी फटी हुई बाजू पर पड़ती है, जिससे उसका अंदर से मानो खून खोलने लगता है। रुद्र जल्दी से अपनी नज़र अन्य से हटाकर वॉशरूम में चला जाता है और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। खुद को शांत कर वो अपना लाल पड़ चुकी आंखों को मिरर में देखता है। अन्य का दर्द उसकी आंखों में बया हो रहा था। रुद्र जैसा कि अपनी शर्ट बदलने लगता है, उसे अन्य के डर से भरी चीख सुनाई देती है। यह सुन रुद्र हड़बड़ाते हुए सब कुछ छोड़ वॉशरूम से निकलकर अन्य को देखता है। अन्य बेड पर बैठ अपने चेहरे पर हाथ रख चिल्ला रही थी और साथ ही रो रही थी। शायद उस दर्द भरे पल को अपने सपने में देख लिया था और काफ़ी डर गई थी। रुद्र उसका रोना सुन भागते हुए उसके पास आता है और उसे झट से अपने सीने से लगाते हुए उसे चुप करवाते हुए कहता है, सी रिलैक्स, शांत हो जाओ, सब ठीक है, देखो हम घर आ गए हैं, अब तुम सेफ हो। रुद्र के प्यार भरे स्पर्श से अन्य रोना बंद कर देती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो रुद्र से अलग हो जाती है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। रुद्र अन्य का ये रिएक्शन समझ नहीं आता और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरे हुए अपनी तरफ फिक्र से कहता है, तुम ठीक हो? अन्य उसकी बात सुन एक पल मानो टूट सी जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहकर सीधा रुद्र के आंखों में गिर जाते हैं। वो झट से अपना हाथ आगे कर रुद्र के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए अपनी नज़रें नीची कर काफ़ी रूहांस भरी आवाज़ में कहती है, आप मेरे पास मत आए, अब मैं आपके काबिल नहीं रही। उस राक्षस ने मुझे छूने की कोशिश की, मैं गंदी हो चुकी हूँ, आपके लायक नहीं रही। इतना बोल अन्य वापस से रोने लगी। वहीं रुद्र अन्य की बात सुन उससे बस खामोशी से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्य की इस बात पे कैसे रिएक्ट करे। फिर कुछ सोच बिना अन्य से कुछ कहे उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अन्य रुद्र सिर उठाकर उसे देखने लगती है। रुद्र इस वक्त काफ़ी खामोश लग रहा था,
अन्या कुछ कहती रुद्र उससे पहले अन्या को अपने साथ वॉशरूम में जाता है और सीधा शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। पानी की धारा जैसे अन्या पर अचानक गिरती है, अन्या कुछ घबरा सी जाती है, लेकिन रुद्र अन्या की घबराहट पहले ही भांप कर वो एक हाथ से कसकर उसकी कमर पकड़कर अपना दूसरा हाथ से उसके हाथों को जकड़ उसे वैसे ही शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अन्या रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र अन्या की आंखों से होते हुए उसके दिल तक का रास्ता तय करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। कुछ पल यूं ही भीगने पर रुद्र धीरे धीरे उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को करीब बढ़ने लगता है और बिल्कुल उसके कानों के पास आकर एक शरद आवाज में कहता है, तुम मेरे काबिल हो या नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद करूँगा। और रही बात तुम्हारे गंदे होने की, तो लो अब हो गई तुम साफ। इतना बोल रुद्र गालों से छूते हुए अपने होठ से काफ़ी प्यार से स्पर्श कर उसे अलग होता है। अन्या इस प्यार के मीठे एहसास को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आगे बढ़ अन्या की बंद आंखें चूम लेता है, जिससे एहसास भर से अन्या खुद से सिमट रही थी। उसके दिल दिमाग में इस वक्त सिर्फ रुद्र के लिए हुए एहसास ही हलचल मचा रहे थे। रुद्र ये देखकर अन्या में खोए हुए अंदाज में ही अन्या का हाथ छोड़ उसके होठों की तरफ बढ़ता है। उसके गालों को होल्ड करते हुए अपने अंगूठे से धीरे धीरे काफ़ी नरमी से उसके मुलायम गुलाबी भीगे होठों को छूता है। वो एहसास ऐसे थे जो रुद्र इस दुनिया की सबसे नाजुक फूल को छू रहा हो। वो दोनों इस पल में ही मदबोस हुए जा रहे थे। अन्या शर्म के मारे पीछे पलट जाती है। रुद्र अन्या को यूं शर्माता देख उसके करीब बढ़ने लगता है। अन्या के दिल की धड़कन इस वक्त इतनी तेज थी कि उस पानी के चलते शोर में भी सुनाई दे रहा था। अन्या की पीठ रुद्र के सामने थी। रुद्र उसके लंबे बाल उसके गोरी पीठ को देखने लगता है, पर अचानक ही उसकी नज़र उसके पीठ पर पड़े लाल निशान पर जाती है, जिसे देख उसे गुस्सा आने लगता है। उसे उस दर्द का भी एहसास होता है जो उस वक्त अन्या ने सहा। यह सब सोच सोचकर रुद्र की मुट्ठियाँ कस गई। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने उस त्यागी को इतनी आसान मौत दी। क्यों नहीं उससे और तड़पा कर भरी मौत देनी चाहिए थी। ऐसी बातों को सोचते हुए वो आगे बढ़ अन्या के उस निशान को अनजाने में छू लेता है, जिससे अन्या की हल्की सी आह निकल जाती है। यह देख रुद्र अपने हाथ पीछे कर लेता है। उसकी नज़र अन्या के चेहरे पर जाती है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए बस अब भी वैसे ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा छाई थी। रुद्र यह सब देख न जाने उसे क्या होता है। वो आगे झुककर उस लाल निशान वाली जगह को चूम लेता है। रुद्र के प्यार भरे इस एहसास के आगे अन्या का दर्द फीका पड़ जाता है। रुद्र उसे बेखक कर उसके कानों में कहता है, शायद तुम्हें अब इसका जवाब मिल गया होगा कि तुम मेरे काबिल हो कि नहीं। अन्या को रुद्र का ऐसा कहना अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। फिर कुछ पल बाद रुद्र अन्या से दूर होते हुए कहता है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। इतना बोल रुद्र शावर बंद कर वहाँ से बाहर चला जाता है और अन्या वहीं खड़ी अपने और रुद्र के बीच हुई इस प्यार के एहसास को भरे पल और साथ ही उसकी बातें याद कर शर्मा कर मुस्कुरा उठी। रुद्र का प्यार और साथ अन्या के इस दर्द की दवा बन चुका था। तो दोस्तों क्या होगा आगे हम जानेंगे अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें अपने कमेंट ज़रूर बताना। धन्यवाद।